7 अगस्त 2026 इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का में एक कमरे में तीन ताकतें इकट्ठा हुईं। एक के पास परमाणु हथियार, दूसरे के पास नाटो की दूसरी सबसे बड़ी फौज और तीसरे के पास तेल की अकूत दौलत और इस्लामी दुनिया की अगुवाई। इन तीनों ने एक कागज पर दस्तखत किए और उसी पल भारत के विदेश मंत्रालय समेत पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिक गई। तो सवाल यह है कि ये समझौता असल में क्या है, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा और ये ईरान को घेरने की चाल है या कुछ और। पूरी तथ्य आधारित पड़ताल इस वीडियो में। मैं हूं सुहेल तुराबी। चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। ये समझौता क्या कहता है, इसकी जड़ें कहां हैं, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं और आखिर में ईरान इसे किस नजर से देख रहा है। मक्का में क्या हुआ। अल जजीरा और सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 अगस्त को मक्का के अल सफा पैलेस में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। इसकी शर्त बिल्कुल साफ है, इन तीनों में से किसी एक पर हुआ हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। एर्दोगान ने इसे सामूहिक निवारण यानी कलेक्टिव डिटरेंस का सिद्धांत बताते हुए कहा कि ये किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है और भाईचारे वाले किसी भी मुल्क के लिए इसमें शामिल होने का रास्ता खुला है। सीबीएस न्यूज के मुताबिक तुर्की के एक सरकारी अधिकारी ने इसे पूरी तरह रक्षात्मक बताया, जिसमें सैन्य अभ्यास, तकनीकी हस्तांतरण और खुफिया जानकारी साझा करने के प्रावधान शामिल हो सकते हैं। इसकी जड़ें दिसंबर 2025 से अब तक। यह समझौता अचानक नहीं आया। इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2025 को हुई, जब सऊदी अरब और पाकिस्तान ने रियाद में द्विपक्षीय स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए थे। ये इजराइल के कतर पर हमले के ठीक एक हफ्ते बाद हुआ था। एनबीसी न्यूज के मुताबिक उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि इसका मतलब पाकिस्तान अपने परमाणु छाते के नीचे सऊदी अरब को भी शामिल करेगा। हालांकि एक सऊदी अधिकारी ने इसे हर तरह के सैन्य साधनों को शामिल करने वाला व्यापक रक्षा समझौता बताते हुए इस सवाल को टाल दिया था। फिर मार्च 2026 में जब अमेरिका इजराइल की ईरान के साथ जंग हुई, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने खुद बताया कि इस्लामाबाद ने ईरान को इस पैक्ट की याद दिलाई और सऊदी अरब पर हमले रोकने की अपील की। दिलचस्प बात यह भी है कि सऊदी अरब ने अमेरिकी ऑपरेशंस के लिए अपना एयर स्पेस और ठिकाने देने से इनकार कर दिया था और यह भी रिपोर्ट हुआ कि सऊदी अरब ने ही ट्रंप को हाल में ईरान पर एक बड़े हमले से रोका। जनवरी 2026 से ही तुर्की के इस पैक्ट में शामिल होने की बातचीत चल रही थी। अल जजीरा के मुताबिक ये करीब एक साल की बातचीत के बाद आखिरकार 7 अगस्त को अमल में आया और मक्का, इस्लाम की सबसे पवित्र जगह में इसे साइन करना जानबूझकर एक प्रतीकात्मक कदम था। 3 ब्लॉक्स की नई दुनिया। अब इस पूरे घटनाक्रम को बड़े फ्रेम में समझते हैं। विश्लेषक अब मिडिल ईस्ट की सियासत को 3 प्रतिस्पर्धी गुटों में बांट कर देख रहे हैं। पहला, सुन्नी डायमंड या इस्लामिक नाटो, जिसमें तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब और मिस्र जैसे साझेदार शामिल हैं। दूसरा, हेक्सागन अलायंस यानी अब्राहम अकॉर्ड्स की धुरी, जिसमें इजराइल, यूएई और उसके साथी मुल्क आते हैं। तीसरा, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी ईरान, लेबनान का हिजबुल्ला, यमन का अंसारुल्लाह हुती और इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस। एक बेहद अहम संतुलित बात यह है कि पहले दोनों गुटों, सुन्नी डायमंड और हेक्सागन अलायंस, दोनों का किसी न किसी रूप में एक साझा संरक्षक रहा है, अमेरिका। इसलिए कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ये प्रतिद्वंदिता उतनी संतुलित नहीं जितनी ये ईरान को हाशिए पर ढकेलने की एक साझा कोशिश जैसी दिखती है। मगर साथ ही ये भी उतना ही सच है कि ईरान खुद चीन और रूस के साथ अपने रणनीतिक रिश्ते लगातार गहरे करता जा रहा है। यानी ये कोई एक तरफा घेराबंदी नहीं, एक जटिल बहुध्रुवीय शतरंज है। अगर आपको ऐसी गहरी तथ्य आधारित इनसाइड स्टोरीज पसंद है, जो सिर्फ हेडलाइन नहीं बल्कि हर घटनाक्रम की तह तक जाकर
सच्चाई परखती है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम हिस्से की तरफ, भारत पर इसका असर। भारत की पहली प्रतिक्रिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर बेहद नपातुला बयान दिया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, यह भी एक ऐसा घटनाक्रम है जिस पर हम बारीकी से नजर रखे हुए हैं और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ये ठीक वैसा ही सतर्क रुख है जैसा भारत ने सितंबर 2025 के सऊदी पाकिस्तान द्विपक्षीय पैक्ट के वक्त अपनाया था। तब भी कहा गया था, हम इस घटनाक्रम के भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय वैश्विक स्थिरता पर पड़ने वाले असर का अध्ययन करेंगे। यानी सार्वजनिक तौर पर भारत बेहद संयमित है, मगर भीतर खाने रणनीतिक हलकों में हलचल साफ है। भारत पाकिस्तान जंग की सूरत में क्या बदलेगा? अब सबसे सीधा, सबसे अहम सवाल, अगर भारत पाकिस्तान के बीच कभी फिर टकराव हुआ तो इस पैक्ट का क्या असर होगा? द प्रिंट में छपे एक सामरिक विश्लेषण के मुताबिक ये सवाल सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि सीधे भारतीय सेना की रणनीति से जुड़ा है। विश्लेषक की चेतावनी है, एक बड़ा नतीजा ये हो सकता है कि पाकिस्तानी नेतृत्व अब बढ़ते तनाव को पहले से सस्ता मान सकता है। यानी पाकिस्तान को लगेगा कि अगर हालात बिगड़े तो अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। द वीक की रिपोर्ट में भी यही 3 बड़ी चिंताएं गिनाई गई हैं। पहली, ये अमेरिका और इजराइल के मिडिल ईस्ट में घटते प्रभाव का संकेत है, जिनसे भारत के गहरे व्यापारिक और सैन्य रिश्ते हैं। यानी परोक्ष रूप से भारत का असर भी घटता है। दूसरी, ये पाकिस्तान की सामरिक हैसियत को मजबूत करता है। तीसरी और सबसे सीधी बात, भविष्य में किसी टकराव की सूरत में पाकिस्तान को तुर्की और सऊदी अरब से सैन्य मदद का भरोसा मिल सकता है। एक जरूरी एहतियात, ये पैक्ट अभी तक अपने विस्तृत ऑपरेशनल प्रावधान का खुलासा नहीं करता। यानी सैन्य मदद का असली मतलब क्या होगा, ये अभी सिर्फ विश्लेषकों का आकलन है, कोई पुष्टिशुदा सैन्य प्रतिबद्धता नहीं। सऊदी और तुर्की से भारत के रिश्तों पर असर। अब सवाल है, क्या इससे भारत के सऊदी अरब और तुर्की से रिश्ते बिगड़ेंगे? यहां तस्वीर उतनी सीधी नहीं। द वीक के विश्लेषण के मुताबिक सऊदी अरब के भारत के गहरे ऊर्जा, निवेश और आर्थिक रिश्ते हैं। यानी सऊदी अरब खुद दोनों तरफ, भारत और पाकिस्तान दोनों में बड़ा दांव लगाए बैठा है। ये हेजिंग यानी दोनों तरफ संतुलन बनाने की सऊदी नीति का हिस्सा है, सीधे भारत विरोधी कदम नहीं। तुर्की के साथ भारत के रिश्ते वैसे भी पहले से ठंडे रहे हैं, खासकर तुर्की के कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान समर्थक रुख और भारत के तुर्की विरोधी हालिया रुख, जैसे तुर्की की कंपनियों पर सुरक्षा कारणों से पाबंदियों की वजह से। ये पैक्ट इस पहले से मौजूद तनाव को और गहरा ही करेगा, नया मोड़ शायद ही लाए। क्या भारत किसी जवाबी गुट से जुड़ेगा? अब एक दिलचस्प अटकल वाला सवाल, क्या भारत जवाब में इजराइल यूएई वाले हेक्सागन या अब्राहम अकॉर्ड्स खेमे के करीब जाएगा? ये गौर करने वाली बात यह है कि भारत पहले से ही I2U2 यानी भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका के चतुर्भुज ढांचे का हिस्सा है। ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC जैसी बड़ी पहल में भी शामिल है, जो इजराइल और यूएई के रास्ते यूरोप तक जुड़ाव का सपना दिखाती है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि भारत औपचारिक रूप से किसी सैन्य गुट में शामिल होगा। भारत की परंपरागत विदेश नीति, गुट निरपेक्षता की विरासत और अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी सामरिक स्वायत्तता का सिद्धांत किसी औपचारिक सैन्य ब्लॉक में शामिल होने से रोकती है। ज्यादा संभावना यही है, भारत अपने मौजूदा आर्थिक सामरिक साझेदारियों I2U2 IMEC को और गहरा करेगा, बिना किसी नए सैन्य गठबंधन का हिस्सा बने। पैक्ट के भीतर की दरारें। अब एक बेहद जरूरी संतुलनकारी पहलू, ये पैक्ट देखने में जितना मजबूत लगता है उतना अंदर से एकजुट नहीं। द वीक के विश्लेषण के मुताबिक इसमें कई अंतर्विरोध हैं। पहला, सऊदी अरब
जो अरब राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा झंडा बरदार है, वो अरब राष्ट्रवाद तुर्की के विरोध में ही गढ़ा गया था, अब उसी तुर्की के साथ खड़ा है। दूसरा, इस गुट में मिस्र, बहरीन, कुवैत, यूएई, जॉर्डन और कतर जैसे अहम अरब मुल्क शामिल नहीं है। तीसरा, तीनों मुल्कों की मंशा अलग अलग है। पाकिस्तान के लिए ये एक आर्थिक मदद का जरिया है। अप्रैल 2026 में सऊदी अरब ने ही पाकिस्तान को $3 अरब का बेल आउट दिया था। तुर्की के लिए ये इजराइल से मुमकिना हमले के खिलाफ एक बीमा है, क्योंकि ईरान के बाद इजराइल की हिट लिस्ट में तुर्की का नाम माना जाता है, और सऊदी अरब के लिए ये सीधे ईरान के मुकाबले एक सुरक्षा कवच। चौथा, सबसे दिलचस्प विरोधाभास, पाकिस्तान की तुर्की से ये नजदीकी, जो खुद नाटो का सदस्य है, पाकिस्तान की चीन से बढ़ती नजदीकी के साथ कैसे तालमेल बिठाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि चीन खुद रूस और ईरान के साथ ब्रिक्स गुट में है। अब बात ईरान की, पूरा नजरिया। अब आते हैं इस पूरी कहानी के केंद्र में, ईरान। ईरान की नजर से देखें तो ये पैक्ट सीधे तौर पर एक सुन्नी घेराबंदी जैसा दिख सकता है, खासकर तब जब ये ठीक उसी वक्त सामने आया जब ईरान अमेरिका इजराइल के साथ 5 महीने पुरानी जंग लड़ रहा है और सऊदी अरब पर बार बार हमले भी हो चुके हैं। मगर यहां नजरिया संतुलित रखना जरूरी है। सितंबर 2025 में जब सिर्फ सऊदी पाकिस्तान त्रिपक्षीय पैक्ट बना था, तब खुद पाकिस्तान ने ईरान को यह भरोसा दिलाया था कि इस पैक्ट का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाइयों के लिए नहीं होगा, और सऊदी अरब ने वाकई अपना एयर स्पेस अमेरिका को नहीं दिया। यानी ये पैक्ट कम से कम अब तक सीधे ईरान पर हमले का जरिया नहीं बना, बल्कि कुछ मौकों पर तनाव कम करने में भी काम आया। जैसे हाल ही में एमबीएस की ट्रंप को की गई कॉल ने एक बड़ा हमला टाला। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट की चेतावनी भी अनदेखी नहीं की जा सकती। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि तुर्की के साथ मिलने से सऊदी अरब को यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ अपनी मुहिम तेज करने का हौसला मिल सकता है, खासकर हूतियों द्वारा बाब अल मंदब स्ट्रेट पर लगाई गई नाकाबंदी के बाद। सऊदी अरब खुद रेड सी में एक नया सैन्य गठबंधन बनाने की कोशिश में जुटा है। ये भी उतना ही अहम है कि ये पैक्ट अमेरिका और इजराइल के मिडिल ईस्ट में घटते भरोसे का एक साफ संकेत है। जंग के दौरान अमेरिका ने अपने भारी सैन्य संसाधन इजराइल को बचाने में झोंक दिए, जबकि गल्फ मुल्क अमेरिकी हमलों को अपनी जमीन से लॉन्च होने देने की वजह से खुद निशाने पर आ गए। यही अनुभव इस नए स्वतंत्र सुरक्षा ढांचे की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। और आखिर में यह भी याद रखना जरूरी है, ईरान भी अकेला नहीं बैठा। वो लगातार चीन और रूस के साथ अपने सामरिक रिश्ते गहरे कर रहा है। यानी ये पूरा मंजर सिर्फ ईरान बनाम बाकी सब जैसा सरल नहीं, ये एक बहुकोणीय लगातार बदलता हुआ शतरंज है, जिसमें हर खिलाड़ी एक साथ कई चालें चल रहा है। कुल मिलाकर जियोपॉलिटिक्स कितना बदलेगा? तो असली सवाल यह है, क्या ये पैक्ट वाकई पूरी जियोपॉलिटिक्स बदल देगा? अल जजीरा में उद्धृत एक विश्लेषक का कहना है कि ये क्षेत्र के सुरक्षा ढांचे को नया आकार देगा, मगर द वीक के विश्लेषण की चेतावनी भी उतनी ही अहम है कि ये गुट साफ लक्ष्य और रणनीति वाला गठबंधन नहीं, बल्कि एक मिलीजुली अंतर विरोधों से भरी टोली जैसा दिखता है। तो सबसे ईमानदार जवाब यही है, ये पैक्ट अभी अपने शुरुआती दिनों में है। इसका असली असर इस पर निर्भर करेगा कि आने वाले महीनों में इनमें कौन कौन शामिल होता है, इसके ऑपरेशनल प्रावधान क्या तय होते हैं, और सबसे बड़ी बात, मिडिल ईस्ट की जंग किस दिशा में जाती है। तो कुल मिलाकर मक्का समझौता एक असली ऐतिहासिक कदम है, मगर ये ना तो भारत के लिए तुरंत खतरे की घंटी है, न ईरान के लिए तयशुदा घेराबंदी। ये एक ऐसा नया अस्थिर सुरक्षा ढांचा है जिसके अंदर ही कई विरोधाभास छुपे हैं और जिसकी असली दिशा
अभी तय होनी बाकी है। भारत के लिए सबसे समझदार रणनीति वही है जो विदेश मंत्रालय ने खुद अपनाई है। सतर्क नजर, बिना जल्दबाजी के कोई बड़ा फैसला नहीं। मैं सुहैर तुरावी इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।